सुजनीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोग काफी शांत स्वभाव के थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 4 लोग थे, सविता, उसका पति और माँ बाप। उसके गांव में सभी लोग टॉयलेट के लिए घर से बाहर जाते थे। सविता की नई नई शादी हुई थी। उसे टॉयलेट के लिए बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनो जी, घर में एक टॉयलेट बनवा लेते हैं। मुझे टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना। ठीक है, मैं इस बारे में घर पर एक बार बात करता हूँ। उसने घर पर टॉयलेट बनवाने के लिए माँ और पापा से पूछा। अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, घर के अंदर टॉयलेट? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इस घर में हम रहते हैं और इसी घर में टॉयलेट जाएंगे? नहीं, घर में टॉयलेट नहीं बनेगा। बेचारी सविता कहती भी तो क्या कहती, वो शांत रही। एक दिन सविता सुबह टॉयलेट के लिए गई। जैसे ही वो टॉयलेट के लिए एक खेत में पहुंची, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने उसे आते हुए देखा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे! इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इश्क का मंजन चखूंगा पिया। जैसे ही सविता वहां से गुजरी, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ इन लोगों से। चिल्ला मत, यहाँ तुझे हम लोगों से बचाने वाला कोई नहीं है। बेचारी सविता रोते रोते घर वापस आ गई। उसे आज जो कुछ भी हुआ, उस पर रोना और गुस्सा दोनों आ रहा था। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मुझे ही गलत समझेंगे। नहीं नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी मैं। और इतना कहकर सविता ने खुद को फांसी लगा ली। सविता ने मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। अगर ये टॉयलेट बनवा देते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। फिर रात होने पर वो चुड़ैल गांव के मनचलों की तलाश में निकल जाती और जैसे ही कोई मनचला उसे दिखाई देता वो उसे मार डालती। वहीं गांव में हो रही रोज रोज इन मौतों से दुखी होकर गांव वाले एक जगह जमा होते हैं। धनिया भैया, हम सोचा था कि क्यों ना हर औरत के साथ उसका मर्द जाए, ताकि पता तो चले कि माजरा का है और ये सब मौत काहे को हो रही है। बात तो ठीक कहा था भाई, लेकिन ये सब औरत मानेगी? वैसे तो जैसे हमारे सब बात तुम मानत हो जी। एक तो टॉयलेट तो बनता नहीं घर में, कब से बोलत है, मार के लाठी तो हर कपाट फोड़ दे ही। अरे भगवान, गुस्सा काहे करती हो? बनवा तो दे, लेकिन जो मजा खुले में है वो घर में कहाँ? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता उन बदमाशों से बदला लेने के लिए उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। एक सुबह सविता उसी खेत में पहुंचकर, ओह, तो मुझे आज ये बदमाश मिल ही गए। इतना कहकर सविता एक सुंदर स्त्री का रूप धर लेती है।
बदमाशों के निकट जा। वाह, आज तो फिर से एक शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। ए, रुको, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकती। आज तुम दोनों की वजह से ही मैं इस हालत में हूँ। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर चुड़ैल सभी बदमाशों को मार देती है। ये सब गांव की एक औरत देख लेती है। वो वापस गांव की ओर डरते डरते भागते हुए आती है। गांव में पहुंचकर औरत सभी को इकट्ठा करती है और बोलती है, तुम सभी गांव वालों और घर वालों की वजह से ये बेचारी सविता को अपनी जान देनी पड़ी। इतना कहकर सभी को सारी बात बताती है जो खेत में उसने देखा था। सभी को ये सुनकर अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी गांव के मुखिया कहते हैं, अब हमें इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना सविता की आत्मा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे मुताबिक हम सभी को चलकर सविता से माफी मांगनी चाहिए। क्या पता वह हम सबको माफ कर दे और हम सबको कुछ न कहे। सुनो, अब तुम हम सबको उस जगह ले चलो जहाँ तुमने सविता की आत्मा को देखा था। चलो चलो, जल्दी चलो, वरना क्या पता सविता वहाँ से चली जाए और हम सब उससे माफी भी ना मांग पाएं। सभी मिलकर उस खेत में पहुंचते हैं जहां सविता ने बदमाशों को मारा था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सविता अभी भी वहीं पर खड़ी होती है। उसका मुंह एकदम लाल रंग का होता है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी और लाल लाल होती हैं, बाल खुले हुए होते हैं। सभी गांव वाले बहुत डरे हुए होते हैं ये सब देखकर। हमें माफ कर दो सविता। मुझे भी माफ कर दो सविता। आज तुम जो कुछ भी हो सब मेरी ही गलती की वजह से हो। अगर उस दिन मैं थोड़ी हिम्मत करके माँ की बात ना सुनकर टॉयलेट बनवा देता तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ शायद वह ना होता। कृपया मुझे भी माफ कर दो। हाँ बेटी, हाँ मेरी भी गलती है जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे आप लोग कृपया मेरे आगे हाथ नहीं जोड़े। आप सभी मेरे से बड़े हैं। आप लोग सच्ची में मेरे से माफी मांगना चाहते हैं अगर तो आप सभी अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवाइए ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब गांव की किसी और औरत के साथ कभी ना हो, और तभी सच्चे मायने में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे क्यों नहीं बेटा सविता, हम सभी गांव वाले अपने अपने घरों में टॉयलेट जरूर बनवाएंगे। माँ, पिताजी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे पति की दूसरी शादी करवा दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था और तुमसे ही करता रहूंगा हमेशा। नहीं जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपकी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आप यूं ही कष्टों में अपनी आगे की जिंदगी को जिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप दूसरी शादी कर लें। ठीक है प्रिय सविता, तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद पूरे गांव में टॉयलेट बन जाते हैं और सविता के पति की दूसरी शादी भी हो जाती है। अब सविता की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक छोटे से शहर में नितिन नाम का एक आदमी रहता था। वो पत्नी कविता, बेटी रेखा के साथ रहता था। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। एक दिन की बात है,
उस दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नितिन को ऑफिस के लिए निकलना था। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नितिन अपनी पत्नी कविता से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये बारिश जल्दी रुकेगी। बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है कविता, मैं निकलता हूँ। नितिन अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी कविता नितिन को रोकती है। बाहर इतने जोरों की बारिश हो रही है, ऐसे में तुम ऑफिस कैसे जाओगे? आज रहने दो, ऑफिस मत जाओ। अरे नहीं, आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है। आज तो मुझे हर हालत में ऑफिस जाना ही होगा। ये कहकर नितिन अपनी गाड़ी निकालकर उसमें बैठ जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाहर बड़े जोरों की बारिश हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तभी वो देखता है, ये भीड़ कैसी? चल कर देखता हूँ। नितिन गाड़ी से उतरकर भीड़ में देखने जाता है। वो देखता है कि एक 8 साल की बच्ची खून में लथपथ पड़ी है, दर्द से कराह रही है। सभी लोग उसे घेर कर खड़े देख रहे हैं। नितिन सब लोगों से कहता है, अरे इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, नहीं तो ये मर जाएगी। पर कोई भी उस बच्ची की मदद के लिए नहीं आता। नितिन उस बच्ची से कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। नितिन देखता है कि उसे बुरी तरह चोट लगी हुई है। वो दर्द से तड़प रही है और कराह रही है, माँ माँ। इसे जल्दी ही अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इसका खून भी बहुत बह गया है। इसका जल्दी इलाज करना बहुत जरूरी है। इसे जल्दी से मेरी गाड़ी में लिटाओ। नितिन उस बच्ची को अपनी गाड़ी में लिटाकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, इस बच्ची की हालत ठीक नहीं है। इसका कोई एक्सीडेंट करके चला गया है। प्लीज आप इसे बचा लीजिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर उस बच्ची का इलाज शुरू करते हैं। बच्ची तो बच जाती है, पर डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ता है। जब तक उस बच्ची को होश नहीं आ जाता, नितिन भी वहीं उस बच्ची के पास बैठा रहता है। तभी कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। माँ माँ। तुम कैसी हो बेटा? बच्ची कुछ नहीं कहती, वो रोए जा रही थी। तभी बच्ची जब अपने पैर को देखती है, मेरा पैर, मेरा पैर। बच्ची अपने पैर को देखकर बहुत रोती है। तभी डॉक्टर बताता है, बेटा हमें तुम्हारा पैर इसलिए काटना पड़ा क्योंकि कुचलने की वजह से तुम्हारा पूरा पैर खराब हो चुका था। बच्ची रोए जा रही थी। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नितिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। चुप हो जाओ, रो मत। मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे माँ पिताजी के पास छोड़ दूंगा। ये सुनकर बच्ची रोने लगती है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। उस बच्ची की बात सुनकर नितिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बड़े जोरों का झटका लगता है। वो हिम्मत करके उस बच्ची से उसके बारे में और नाम पूछता है। नैना, नैना नाम है मेरा। मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। फिर दादी ने मुझे पाला, पर वो भी मर गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। नितिन कुछ देर चुप हो जाता है और कुछ सोचकर नैना से कहता है, तुम अपने आप को अकेली मत समझो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरे घर में ही रहोगी। मेरी बेटी बनकर रहना। नैना की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। फिर नितिन नैना को अपने घर ले जाता है। नैना अब एक बैसाखी के सहारे खड़े होकर चलती है। नितिन और नैना घर पहुंच जाते हैं। नैना, ये रेखा है मेरी बेटी, और ये कविता तुम्हारी माँ है। नैना, आज से तुम भी हमारी ही बेटी हो। तुम हमें अपने ही माता पिता समझो। नैना अपने नए माता पिताजी को पाकर खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पिताजी। रेखा को अपने माता पिता का नैना के प्रति प्यार देखकर नैना से जलन होने लगती है और वो नैना से नफरत करने लगती है। नितिन और कविता नैना की अच्छे से देखभाल करते हैं। नैना भी बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाती है। नितिन नैना का दाखिला रेखा के स्कूल में ही करवा देता है। अब रेखा और नैना दोनों साथ साथ स्कूल जाती, पर रेखा नैना से बिल्कुल भी बात नहीं करती, जबकि नैना रेखा को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। नैना ने अपने नहाने के लिए गर्म पानी किया था। उसे क्या पता था कि रेखा ने सारा पानी खत्म कर दिया है। मैंने तो पानी गर्म किया था, फिर ये खत्म कैसे हो गया? उसे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है और वो रेखा से पूछती है, रेखा, नहाने का पानी क्या तुमने खत्म किया था? तुम कहना क्या चाहती हो? रेखा नैना को इसी तरह हमेशा परेशान करती रहती। वो उससे नौकरों जैसा बर्ताव करती। वो बेचारी एक पैर होने के बावजूद भी घर का भी काम करती और रेखा का भी हर काम करती। फिर भी रेखा नैना से ठीक से बात। ऐसे ही नैना और रेखा दोनों बड़ी हो रही थी। फिर एक दिन नैना और रेखा को स्कूल का प्रोजेक्ट मिला था। दोनों बहनें प्रोजेक्ट बनाने में लगी हुई थी। नैना पढ़ाई में बहुत होशियार थी,
तो वो अपना प्रोजेक्ट जल्दी बना लेती है, लेकिन रेखा प्रोजेक्ट नहीं बना पाती तो वो नैना का प्रोजेक्ट चुरा लेती है। और अगले दिन दोनों को स्कूल जाना था, उन्हें क्लास में अपना प्रोजेक्ट दिखाना था। नैना अपना प्रोजेक्ट ढूंढती है, वो रेखा से पूछती है, रेखा कहीं तुमने तो नहीं देखा मेरा प्रोजेक्ट? रेखा गुस्से में नैना के ऊपर चिल्लाती हुई, तुम समझती क्या हो? जब देखो अपनी गलती कर मेरे ऊपर नाम लगाती रहती हो। मैं क्यों लूंगी तुम्हारा प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट मेरे पास है, खुद का बना नहीं तो बहाना लगा रही हो। नैना बेचारी रेखा की बात सुनकर बहुत रोती है। ऐसे ही एक दिन रेखा का जन्मदिन था। रेखा ने अपनी सहेलियों को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो हम सब डांस करते हैं। नैना तुम भी आ जाओ, हमारे साथ डांस करो। पर तुम एक पैर से डांस कैसे करोगी? रेखा अपनी सहेलियों के आगे नैना की बड़ी बेइज्जती करती है। रेखा की बात सुनकर नैना रोने लगती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और वो अपनी माँ के साथ रसोई में जाकर हाथ बटाने लगती है। माँ आप आराम से बैठो, मैं करती हूँ। मैं कर लूंगी, तू जाकर रेखा के साथ उसकी सहेलियों के पास बैठ, मैं तुम सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नैना वापस आकर उसकी सहेलियों के साथ बैठ जाती है। फिर रेखा अपने जन्मदिन का केक काटती है और उसे मुबारकबाद देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रेखा। रेखा केक काटकर अपने माँ पापा को खिलाती है और बाकी सहेलियों को भी केक खिलाती है, पर नैना को नहीं खिलाती। नैना को ये देखकर बड़ा दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। मैंने हमेशा रेखा को अपनी सगी बहन समझा, पर वो मुझे अपनी बहन क्यों नहीं मानती? आखिर मेरा क्या कसूर है? वो मेरे साथ क्यों ऐसा करती है? नैना रोते रोते सो जाती है और अगले दिन रेखा अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी स्कूल की सारी सहेलियाँ पिकनिक पर जा रही हैं, मैं भी उनके साथ घूमने जाऊँ? ठीक है चली जाओ। नैना तुम भी जा रही हो ना पिकनिक पर? माँ मेरा मन नहीं है पिकनिक पर जाने का, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? माँ रहने दो ना, जब ये नहीं जाना चाहती क्यों जबरदस्ती कर रही हो? जाओगी तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं। ये सुनकर नैना जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों बहनें अगले दिन पिकनिक के लिए निकल जाती हैं। पिकनिक पर पहुंचकर सभी लड़कियां वहां का नजारा देखकर बहुत खुश होती हैं। कितना अच्छा नजारा है यहाँ का। हाँ वाकई में बहुत ही सुंदर जगह है और ये नदी तो और भी खूबसूरत है। सभी लड़कियां अपना अपना ग्रुप बनाकर घूमने लगती हैं। रेखा भी अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन नैना वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर बुक पढ़ने लगती है। नैना रेखा से कहती है, रेखा ज्यादा दूर मत जाना, अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं? रेखा नैना की बात नहीं सुनती और अपनी सहेलियों के साथ घूमने लगती है। नैना भी पेड़ के पास से उठकर नदी के किनारे बैठकर वहाँ का नजारा देखने लगती है। कितना सुंदर लग रहा है नदी का पानी। रेखा नैना को नदी के किनारे अकेला बैठा देखती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इसे नदी में धकेल दूं, मेरा इससे पीछा भी छूट जाएगा। यहाँ पर कोई है भी नहीं, इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। जैसे ही रेखा नैना को धक्का देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नैना को गिराने के चक्कर में खुद नदी में गिर जाती है और डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रेखा को नदी में गिरता देख नैना मदद के लिए आवाज लगाती है, कोई बचाओ, मेरी बहन को कोई बचाओ। नैना मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी पर आसपास कोई नहीं था। नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को कैसे बचाए। तभी वो रेखा को बचाने के लिए खुद नदी में कूद जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नैना ने रेखा को पकड़ रखा था और नैना पूरी कोशिश कर रही थी रेखा को बचाने की, पर एक पैर होने की वजह से वो भी डूबने लगती है। तभी वहाँ रेखा की सहेलियां आ जाती हैं और वो रेखा और नैना को डूबता हुआ देखती हैं। रेखा नैना तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ। रेखा की सहेलियां स्कूल के सर को बुलाकर लाती हैं। स्कूल के सर नदी में कूदकर रेखा और नैना दोनों को बाहर निकाल कर बचा लेते हैं। रेखा को होश था लेकिन नैना अभी तक बेहोश थी। नैना को इस तरह बेहोश देखकर रेखा मन ही मन पछता रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही बहन को मारने चली थी। भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी नैना को बचा लो। फिर सभी नैना को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ उसके माँ पिताजी भी आ जाते हैं और नैना का इलाज करवाते हैं। और जैसे ही नैना को होश आता है, नैना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। जान कैसे नहीं बचाती, तुम मेरी बहन जो हो। मेरी बहन,